नमस्कार। सुनिए जरा, मैं आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित दुबे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कांता भारती द्वारा लिखी रेत की मछली का 9वां अध्याय। उस दिन मैं नहाई थी। केवल वह नहाना ही था यह नहीं कह सकती। सच तो यह है कि वह नहाना वास्तव में एक तरह की हिंसा था, या मैं कह सकती हूँ कि वह स्नान किसी सीमा तक प्रतिहिंसा भी था। जो कुछ हो रहा था उसका उत्तर कुछ तो देना ही था। हाँ, वह उत्तर केवल एक तात्कालिक प्रतिक्रिया था, यह मैं आज कह सकती हूँ। जो कुछ घटा था और घट रहा था उसे अब भले ही मैं शब्दों में कह लूं, लेकिन उस समय उस सब के लिए शब्द नहीं, केवल अनुभूति की गहनता ही थी। वे घटनाएं कुछ इस तरह घटती गईं जैसे लंबे तपते हुए रेगिस्तान में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने के प्रयत्न में लगातार जलती हुई रेत के तमाचे लगते जा रहे हों। चेहरा लहूलुहान हो रहा हो, ऐसा महसूस होता था। डायरी का वह पन्ना तब से कई बरस बाद का लिखा हुआ, तब की उस यातना का एकमात्र साक्षी है। क्या कुछ नहीं हुआ उस बीच। क्रोध, जिद, खीज और कुंठा के कितने ही कांटे उगे। कितनी ही बार मेरे और शोभन के बीच ऐसा लगता जैसे एक रेगिस्तान उगाया हो, और फिर वह रेगिस्तान अनचाहे ही बढ़ता गया। मेरी चाहत और शोभन की बाहों के बीच का रेगिस्तान एक दिन इतना विस्तृत हो गया कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक दृष्टि से उसे लांघना भी असंभव हो आया। घटनाओं के थपेड़ों से चेहरे पर जो जलन पैदा हुई, उसी का बदला लेने के लिए डॉक्टर की हिदायत के बावजूद मैं बाथरूम गई और जी भर कर नहाया। उसी रात मुझे तेज बुखार हो आया। मन में उस बुखार से एक हल्का सा भय भी पैदा हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी होनी है तो उसे हो जाना चाहिए। शोभन की मां ने रात में शायद मुझे कराहते सुना। बुखार बहुत तेज था। लगभग चीख कर उन्होंने कहा, तुझे नहाने को किसने कहा था? बच्ची का तो कुछ ख्याल कर। माँ स्वयं बीमार थीं, फिर भी वे भागकर थर्मामीटर ले आईं और फिर उसके बाद भागकर ही बैठक की ओर शोभन को बताने गईं। काफी देर से शोभन बैठक में अपने मित्रों से बातें करने में व्यस्त थे। कानों में लगातार आती उनकी आवाज से बेचैनी हो रही थी। माँ की आवाज सुनकर शायद वे थोड़े अस्थिर हुए, फिर अपने आप को संभाल कर बोले, ठीक है, इसमें परेशानी की क्या बात है? ऐसे समय में थोड़ा बहुत बुखार आ ही जाता है। और फिर माँ, तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है, लेटती क्यों नहीं हो? माँ कुछ समझी, कुछ नहीं समझी। हताश हो वापस लौट आईं। मैंने सुना तो जी में आया कि मुंह में लगे थर्मामीटर के कांच को चबा जाऊं और फिर इस यातना का अंत हो जाए। वे फिर बातों में व्यस्त हो गए। बाहर आए हुए मेहमानों में शायद वर्मा जी भी थे, क्योंकि उनकी हंसी सुनाई दी। वे कम हंसते हैं और कम बोलते हैं, और मैंने अक्सर महसूस किया है कि अक्सर जब वह हंसते हैं तो शोभन बेचैन हो उठते हैं। मैंने बहुत बार महसूस किया। शोभन कभी कभी यह महसूस करते हैं कि जिन वर्मा जी को उन्होंने बलात् अपने से छोटा बना दिया, उन्हीं वर्मा जी की एक हल्की सी हंसी उनका सर्वांग छोटा कर जाती है। शोभन का अपराध भाव तिलमिलाने लगता है। शोभन अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह से उनसे बहुत बड़े वर्मा जी स्वेच्छा से सिर्फ इसलिए उनसे छोटे हो गए कि वे शोभन की महत्वाकांक्षा को चुनौती देकर अपने को नीचे नहीं गिराना चाहते थे। वर्मा जी ने शिकायत का कभी एक शब्द भी नहीं कहा। शिकायत करना उनके रक्त में ही नहीं था। जो कुछ था उसे वह सहज स्वीकार कर लेते थे। उन दिनों की मुझे याद है जब वर्मा जी ने शोभन से कहा था कि किस तरह साहित्यिक मूल्यों के पुनरांकन के लिए ऐसी पुस्तकाकार पत्रिका निकालना चाहते हैं जिसमें लेख, कविताएं, रिपोर्टाज, लघु उपन्यास और कहानियां आदि सभी कुछ हों, और जो लेखक का समग्र प्रतिनिधित्व करती हों। शोभन के चेहरे पर हमेशा जैसी एक
कुटिल मुस्कुराहट आई थी। वह पुस्तकाकार पत्रिका कसौटी निकली थी। वर्मा जी ने रात रात जुटकर संपादित किया हुआ वह ग्रंथ शोभन को दिया था और शोभन ने उसे प्रेस पहुंचा दिया था। हाँ, जब मुख पृष्ठ छपा तो मैंने भी देखा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में संपादक के रूप में नाम था शोभन का, और वर्मा जी का नाम नीचे इस तरह छपा था जैसे वे मात्र सहायक रहे हों। वर्मा जी ने व्यंग से भी नहीं और यातना से भी नहीं, केवल एक निर्वेद भाव से हंसकर कहा था, शोभन, तुम शायद इससे भी ज्यादा बड़े हो। संपादक का तो तुम्हारे लिए छोटा है। अपने आप को इतना छोटा क्यों करते हो? शोभन बेहद पिटे हुए जैसे अपनी झेप मिटाने के लिए नाक पर से पसीने की बूंदें पोंछते हुए मुस्कुराए थे। वर्मा जी की हंसी के साथ साथ मेरी कल्पना में उभर आया कि फिर शोभन अपनी नाक पर आया हुआ पसीना पोंछ रहे होंगे। बुखार की तपन बहुत अधिक थी, इसलिए मैं कब सो गई मुझे पता नहीं। पूरा एक सप्ताह लगा मुझे उस बुखार से मुक्त होने में। बुखार के उन दिनों में कहाँ क्या होता रहा, इसका मुझे होश नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा यह भी सोचने लगी थी कि शायद इस बुखार से मेरी मुक्ति का रास्ता मिले, लेकिन मुक्ति का रास्ता बुखार से नहीं निकला। बुखार धीरे धीरे उतर गया। हाँ, यह जरूर है कि अब शोभन थोड़े से तटस्थ हो चले थे। तटस्थ शायद इसलिए भी हुए हों कि हो सकता है मित्रों के साथ कोई नई साहित्यिक योजना बनने लगी हो। सामान्यतः शोभन साहित्यिक मित्रों से भी दूर रहते थे। हाँ, उन्हें निकट बुलाया जाता था जब शोभन को अपनी महत्वाकांक्षा की कोई नई सीढ़ी चढ़नी होती थी। उस नई सीढ़ी का खाका उनके मन में तैयार हो गया था, इसीलिए साहित्यिक मित्र दोबारा जुड़ने लगे थे। उन साहित्यिक मित्रों के कारण ही शायद मीनल कांड भी धुंधला पड़ गया था, और इस बीच मीनल की छुट्टियां भी समाप्त हो गई थीं। शरीर का घाव भर गया, लेकिन मन का घाव भरा नहीं। मीनल चली गई थी, इसीलिए मैं बार बार सोचती कि शायद अब शोभन का मन उधर से कुछ लौटे। शायद शोभन ही इस बात का प्रयत्न करें कि घाव भर जाए और दूरियां समाप्त हो जाएं। लेकिन वैसा कुछ हुआ भी नहीं। शोभन ने अपने आप को किसी और दुनिया में खींच लिया था। मीनल को पत्र लिखने के बाद थोड़ा बहुत समय जो उनके पास बचता था, उसे वे अपनी महत्वाकांक्षा के लिए प्रयुक्त करते थे। लगभग रोज ही मीटिंग होती थी। कोई बिल्कुल नई योजना तैयार की जा रही थी। कभी कभी बैठक से आती आवाजें मैं सुनती और उदासीन हो जाती। पहले कभी ऐसी बैठकें होती थीं तो शोभन की आवाज आती थी, कुंतल। लेकिन अब वह आवाज नहीं आती थी। अब मेरी वहां आवश्यकता भी नहीं थी। एक आध बार कभी वर्मा जी ने या किसी और ने मुझे याद भी किया तो शोभन ने उन्हें कह दिया कि वे व्यस्त हैं। मुझे ऐसा लगता था जैसे उन दिनों उन्हें उन सभाओं में मेरे होने के कारण जो कुछ मिलता था उसकी पूर्ति हो गई थी। शोभन योजना बना रहे थे कि कलकत्ते में एक बड़ा सम्मेलन किया जाए जिसमें मानव मूल्यों और साहित्यकार के राजनीतिक दायित्वों पर बहस हो। उस सम्मेलन में बहस का आधार वह समूचा नवलेखन हो जिसे कसौटी में संकलित किया गया था। शोभन जानते थे कि यह काम भी अकेले उनके वश का नहीं था। बड़ी सावधानी से ऊपर उठने के लिए वे एक एक सीढ़ी तैयार कर रहे थे। बहस चूंकि सैद्धांतिक स्तर पर होनी थी, इसलिए शोभन जानते थे वर्मा जी के बिना काम चलेगा ही नहीं। रूमानी भावुकता के आधार पर सैद्धांतिक बहस शोभन के वश की बात नहीं थी। शोभन इस बात की योजना बना रहे थे कि विषय प्रस्तावना तो मामूली बात है, बहस का जवाब देना ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए बहस का जवाब देने की जिम्मेदारी वर्मा जी संभालेंगे। मैं बारीकी से ध्यान देती आ रही थी कि सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा और विषय प्रस्तावना कौन करेगा। इसे शोभन ने स्पष्ट नहीं किया था। जाहिर है कि विषय प्रस्तावना और संयोजना शोभन ने स्वयं बड़ी चतुराई से अपने आप ले ली थी। इस सम्मेलन के बारे में इस बार वे अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय पत्र जबान में भी काफी कुछ छपवाना चाहते थे। यह भी स्पष्ट था कि इन समाचारों में
आयोजक के अतिरिक्त शोभन शायद ही किसी दूसरे को स्थान लेने दें। योजना पूरी हो गई थी और शोभन की महत्वाकांक्षा पर वर्मा जी की वही संतुलित अर्थपूर्ण हंसी सुनाई दे रही थी। योजना बनते बनते गर्मियां बीत गईं और बरसात होने लगी। वातावरण की उस उमस के साथ साथ मन की घुटन भी बढ़ने लगी। सम्मेलन का सारा खर्च उठाने का जिम्मा कलकत्ते के एक प्रकाशन ने ले लिया। इसकी सूचना पाकर शोभन बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके मन का चाहा हुआ पूरा हो रहा था। उनकी प्रतिष्ठा के लिए सम्मेलन था और ऐसे नगर में था जहां मीनल भी थी। सफर की तैयारियां बड़े जोरों के साथ होने लगीं। शोभन के एक साहित्यिक मित्र ने एक दिन पूछा था कि कुंतल भाभी भी जा रही है ना। शोभन अचकचा गए। उनसे जल्दी जल्दी उत्तर देते नहीं बना। उन्हें यह भी लगा कि कुंतल के ना जाने की कोई सफाई भी दी नहीं जा सकती। धीरे से बोले, हाँ बिटिया छोटी है, सफर में बहुत कष्ट होगा। पता नहीं क्या बात थी कि मित्रों का यह आग्रह शोभन के मन में चुभ गया। आज उसका भी कारण समझ में आता है। शोभन मीनल से भी मिलने जा रहे थे। कहीं उनके मन में यह चोर था कि अगर अकेले जाएंगे तो मीनल से उतना खुलकर मिल नहीं पाएंगे। यही मजबूरी थी कि उन्होंने अपने साथ मेरा भी रिजर्वेशन करा लिया। कलकत्ते में दो काम उन्होंने पहले किए। पहला काम ठहरने के किसी दूसरे प्रबंध को छोड़कर मीनल के यहाँ पहुंचना और दूसरा काम सम्मेलन के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चतुराई से बुलाई गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय समस्याओं के संदर्भ में नए साहित्य के विश्वव्यापी मूल्यांकन और सांस्कृतिक संक्रांति पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य शोभन ने अपनी ओर से दिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शोभन ऐसे बोले थे जैसे साहित्य के समूचे आंदोलन के वे निर्वाचित नेता हों। वर्मा जी उस वक्तव्य को अखबारों में पढ़ने के बाद फिर उसी तरह हंसे थे। यह सब बाहर की दुनिया में था। अंदर की दुनिया में पहली ही रात जो कुछ हुआ वह मेरे घावों को और भी गहरा कर गया। मीनल बहुत ही प्रसन्न से भी कुछ अधिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वह ऐसा महसूस कर रही थी जैसे शोभन के साथ साथ स्वयं वो भी उतनी ही बड़ी हो गई हो। मैंने सुना कि मीनल शोभन की तुलना अंग्रेजी के कीट्स से कर रही थी। शोभन उससे संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्होंने कहा था, मीनल तुमसे सच कहता हूं, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। अगर यूरोप में होता तो जॉन पॉल सार्ट्रे को लोग इतना बड़ा नहीं मानते। अपने आप को शोभन निश्चय ही सार्ट्रे से आगे मान चुके थे। उनका विश्वास था कि उनकी रचना अश्वत्थामा इस सदी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वे मीनल को बता रहे थे, इस सम्मेलन में विदेशों से भी प्रतिनिधि आएंगे। तुम्हारा भाग्य बड़ा होगा तो यही सम्मेलन रंग लाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के बाद नोबेल प्राइज के योग्य अश्वत्थामा के आगे कोई अन्य कृति नहीं है। बिटिया को नींद आने लगी थी। मीनल के और शोभन के संवादों का कथ्य अब बदलने लगा था। उनमें एक अजीब रोमानियत भर गई थी। मैंने सुना वो कह रहे थे, तन्मयता के क्षणों में डूबकर सार्थकता पाई है और अब उद्घोषित महानताओं से अभिभूत और आतंकित नहीं होता। संवादों की ओर से ध्यान हटाकर मैं फिर तोरू को सुलाने में लग गई। अर्ध निमिलित नेत्रों से मीनल को देखते हुए शोभन ने उसके बालों की एक लट अपनी उंगलियों में लपेट ली थी। भावाविष्ट अपने आप में डूबे हुए शोभन के रहस्यमय शब्द सुनाई दिए, तो भी मैं क्या करूं मीनल, मैं तो वही हूं, तुम्हारा बावरा मित्र, जिसे सदा उतना ही ज्ञान मिला जितना तुमने मुझे दिया। जितनी समझ तुमसे पाई है मीनल, उतनी बटोर कर भी कितना कुछ है जिसका कोई भी अर्थ मेरी समझ नहीं आता है। न जाने क्यों उन शब्दों को सुनकर बेचैनी हुई। इस तरह की बेचैनी जैसे उस समय होती है जब कोई किसी को छोड़ने के लिए स्टेशन गया हो और उसे गाड़ी पर चढ़ते देख रहा हो। दरअसल उन शब्दों में कुछ ऐसा प्रभाव था जो धीरे धीरे मुझे अपने ही परिवेश से कटते जाने की अनुभूति दे रहा था। शोभन तन्मय होकर कह रहे थे,
मेरे लिए सब अर्थहीन है यदि तुम्हारे कांपते अंधेरों से। रक्त में मुझे ऐसी तिलमिलाहट महसूस हुई जैसे उसे कोई खींच कर निकाल रहा हो। तोरू को बिस्तर पर सुलाते सुलाते मैंने आंखों की कोर से देखा। शोभन मीनल पर झोंक आए थे। उनके शब्द अब आत्मीय होकर धीमे पड़ गए थे और उनकी उंगलियां धीरे धीरे मीनल के कपड़ों से खेलने लग गई थीं। बहुत धीरे धीरे बोले जाते शब्द मेरे चारों तरफ रहस्यमय छायाओं की तरह रेंग रहे थे। मैंने देखा और देखकर सहम गई। मीनल का आंचल हट गया था और उसके वक्ष अनावृत हो गए थे। उसका चेहरा आरक्त हो गया था। मेरी ओर देखकर मीनल ने यंत्रवत अपने वक्ष से खेलते शोभन के हाथों को हटाने की कोशिश की। शोभन ने हाथ हटाया नहीं। मेरी ओर उन्होंने भी देखा। उनकी आंखों में निर्लज्ज कामुकता की झिल्ली चढ़ी हुई थी। वे शायद मुस्कुराए भी। उन क्षणों में वह मुस्कुराहट किसी सीमा तक विभत्स हो उठी थी। मदान्ध उत्तेजना ने उन्हें लपेट लिया था। मीनल के साथ अपने उन एकांत क्षणों को मेरी उपस्थिति में अधिक उत्तेजक बनाने का एक धूर्त निश्चय उनके चेहरे पर झलक रहा था। मैंने बलात् अपनी आंखें उधर से हटा लीं। क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या वापसी का रास्ता अब कोई नहीं है? नीचे बहती हुई दुर्दम में जलधारा में गिरी हुई नियति की यह नाव अब नीचे ही नीचे बहती जाएगी क्या? मीनल से अपने उलझाव के बारे में जो सफाइयां शोभन देते आए थे वे एक एक कर मेरे मन में उभरने लगीं। मीनल के प्रति उनकी आसक्ति के उत्तर में जब कभी मैंने अपनी अस्वीकृति जाहिर की थी, उन्होंने कहा था, यह तो आवश्यक है कुंतल, मेरे अपने सृजन के लिए आवश्यक है। कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना? उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी होती है ना? यह कैसी प्रेरणा है? किसी एक पौधे को उसके परिवेश से एकदम उखाड़कर वहां दूसरे पौधे को रोप दिया जाए, यह कैसी प्रेरणा है? क्या शोभन की इस महत्वाकांक्षा के लिए मेरी आहुति अनिवार्य है? क्या मेरा सर्वांग टूटकर बिखर जाना, मेरे एकांत क्षणों का इस तरह छिन जाना ही सृजन की शर्त है? अंत का आंदोलन बहुत असहनीय हो गया था। मैंने देखा वो जंगली लतर शोभन से लिपट गई है। अस्फुट शब्दों में भावावेश का प्रतिदान मीनल उन्हें देने लगी थी। प्रतिचुंबनों से उत्तेजित शोभन ने उसके अंगों को समेट लिया था। मैंने अनचाहे ही अपना निचला होंठ दांतों में भींच लिया। शोभन की प्रेरणा शोभन के रोम रोम पर हावी होती जा रही थी। दांतों से मीनल के कंधों और ग्रीवा पर बार बार चिन्ह अंकित करते हुए शोभन का हाथ मीनल की साड़ी के नीचे हरकत कर रहा था। आसक्ति से विवश मीनल ने सिसकी लेकर शोभन को अपने ऊपर खींच लिया। मेरा तमतमाया हुआ चेहरा मेरे घुटने पर झुक गया। शोभन ने अवश्य मेरी विरक्ति देखी होगी और इस विरक्ति ने निश्चय ही उनकी रस सिद्धि में बाधा पहुंचाई होगी, क्योंकि शोभन ने धीरे से हाथ बढ़ाकर मुझे छुआ था। किसी भी प्रतिक्रिया का मन नहीं था। मैंने उनके हाथ को हटाना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ हटाया नहीं। कुंतल, तुम तो बहुत बड़े मन वाली हो। मेरी कुंतल, यह सब तो तुम्हारा ही है। मैं भी तुम्हारा हूं, मीनल भी तुम्हारी है, और ये सब तुम्हारे लिए है। उन्होंने मीनल का सिर मेरी गोदी में रख दिया। क्या था वह सब कुछ जो मेरे लिए था? तन्मयता के उन उद्दाम क्षणों में से मेरा अपना क्षण कौन सा था? आज तो मैं बहुत अच्छी तरह पहचानने की स्थिति में हूं, लेकिन उन क्षणों में भी मैंने सब कुछ पहचान लिया था। अपना ही परिवेश सहसा किस तरह छिटक कर अपने से दूर चला जाता है और दूर जाकर किस तरह किसी दूसरे की गोद में गिर जाता है, इसे देखा था और महसूस भी किया था। उसी तरह मेरी गोद में उसका सिर रखा हुआ था। मेरे घुटने के पास जांघ पर आज भी एक खुजली जैसी होती है। जहां यह अनुभूति होती है वहीं उस दिन मीनल का सिर था, और जो लगातार गर्म उच्छ्वासें लेते हुए शोभन के साथ साथ हिल रहा था। अनावृत शोभन और मीनल का ये सहवास
बहुत देर में समाप्त हुआ। यह भी हो सकता है कि अंधता के वे क्षण स्वयं ही इतने लंबे रहे हों। अस्फुट सांसें, डूबते उभरते शब्द और सृजन की कृत्रिम आयोजना के साथ ज्वार की तरह बढ़ती मेरी निराशाएं मुझे घेरती हैं। लहरें नियंत्रित होती जा रही हैं, मेरा वश नहीं है उन पर। लहरों ने मेरी विवशता को उछाल कर तट की बालू पर छोड़ दिया है। बाहां उठा उठाकर मैं कुछ कहना चाहती हूं, पर सुनता कोई नहीं, कोई नहीं सुनता। तो मित्रों, यह था रेत की मछली का 9वां अध्याय। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगला अध्याय हम जल्द ही लाएंगे। धन्यवाद।